जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। आज पाकिस्तान की सियासत में एक और तूफान अंगेज दिन था। आज वो फैसला आ गया जिसका 8 बरस से इंतज़ार था। मैं बात कर रहा हूं पीटीआई की फॉरेन फंडिंग की स्क्रूटनी की। जनाब अकबर एस बाबर जो कि पीटीआई के बानी रुकन थे और तहरीक इंसाफ के वो जनरल सेक्रेटरी भी रहे, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी रहे, मरकजी नायब सदर भी रहे। उन्होंने 2014 में एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पटिशन दाखिल की कि पीटीआई के फंड्स में बड़े पैमाने पर खुर्द बुर्द हुई है। उसकी तहकीकात के लिए उन्होंने दिसंबर 2014 में एक एप्लीकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी, जिसके बाद उस पर कार्रवाई हुई। उसको समझने से पहले हम ज़रूरी है कि कुछ लीगल प्रोविजंस पर बात कर लें। ख़ास तौर पे मैं अपने पीटीआई के दोस्तों के लिए ये ज़रूरी समझता हूँ कि हम इलेक्शन का कमीशन का जो लॉ है, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 और इलेक्शन एक्ट 2017, इन दोनों को पढ़ें और उसके बाद जो फैसला आया 70 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला, उसको भी पढ़ें। मैं अपने नाजरीन को बताना चाहूँगा कि पॉलिटिकल आर्डर 2002 की जो क्लास 2C3 है उसमें फॉरेन एडेड पार्टी को डिफाइन किया गया है कि फॉरेन एडेड पार्टी क्या होगी। उसमें ये लिखा गया है कि ऐसी पार्टी जो किसी फॉरेन गवर्नमेंट की सपोर्ट से, फॉरेन एजेंसी की सपोर्ट से या फॉरेन पार्टी की थ्रू सपोर्ट से या फॉरेन नेशनल की सपोर्ट से कायम हुई होगी और काम कर रही होगी, वो फॉरेन एडेड पार्टी होगी। फिर इसी पॉलिटिकल आर्डर के जो क्लास सेक्शन 6 है उसमें जो फीस एंड कंट्रीब्यूशन की बात है, जिसमें पार्टी के फीस और कंट्रीब्यूशन को बताया गया कि वो क्या क्या होंगे, उसमें जो प्रोहिबिटेड फंड है उसका भी जिक्र किया गया है। उन प्रोहिबिटेड फंड में ये है कि आप किसी फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन प्राइवेट कंपनी, ट्रेड एसोसिएशन, फॉरेन नेशनल से पाकिस्तान में रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग नहीं ले सकती। यहाँ पर एक एक्सक्लूजन भी है, वो ये है कि अगर पाकिस्तानी नेशनल है कोई बाहर, उससे आप फंड ले सकते हैं, और जिसके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड नहीं है उससे आप नहीं ले सकते। ये है वहाँ पर प्रोहिबिटेड फंड्स, ममनुआ फंड। और इसका उन्होंने बताया कि इसका होगा क्या। अगर ऐसा साबित हो जाए तो वो कहते हैं कि तमाम मनी जो है वो कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी, भारत सरकार जब्त कर ली जाएगी। ये लिखा है सेक्शन 6 के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002। ज़रूर पढ़ें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर मौजूद है। फिर है कि सोर्सेस ऑफ फंड्स, सेक्शन 13 है सोर्सेस ऑफ फंड्स। वहाँ सोर्सेस ऑफ फंड में ये है कि जो पार्टी का हेड है, हर साल जो पार्टी अपने अकाउंट सबमिट करती है 60 दिन के अंदर, 30 जून के बाद 60 दिन के अंदर, 29 अगस्त तक इसकी डेडलाइन होती है। तो उस वक्त ये पार्टी का जो सरबराह है उसका कोई भी नाम हो, चेयरमैन हो, सदर हो, कन्वेनर हो, तो वो एक सर्टिफिकेट साइन करता है कि कोई ममनुआ फंड, प्रोहिबिटेड फंड हमने वसूल नहीं किया। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि हमारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं ये एक्यूरेट है, ट्रांसपेरेंट है। ये पहले फॉर्म 1 पे होती थी ये इंफॉर्मेशन जो पार्टी सदर साइन करता था, अब इसके लिए फॉर्म डी है। इलेक्शन एक्ट 2017 के बाद फॉर्म डी है। फिर जनाब ये है कि अगर किसी पार्टी की फॉरेन फंडिंग साबित हो जाए तो पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी। वो कैसे डिसॉल्व हो जाएगी? इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखेगा, ये सेक्शन 15 है पॉलिटिकल ऑर्डर्स का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखेगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको डी नोटिफाई करने का लिए कंसीडर करेगी
और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भेजेगी। 15 दिन के अंदर अंदर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजेगी और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो आखिरी फैसला होगा। और इसमें 16 नंबर जो सेक्शन है उसमें लिखा गया है इफेक्ट्स ऑफ डिसोल्यूशन। इफेक्ट्स ऑफ डिसोल्यूशन क्या होंगे कि उस पार्टी जो डिसॉल्व हो जाएगी उसके तमाम मेंबरान पार्लियामेंट इंक्लूडिंग सेनेट, कौमी व सूबाई असम्बली जो है डीसीट हो जाएंगे, 4 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। हाँ, और एक और बात इसमें यह है कि प्रोविंशियल असम्बली के मेंबरान अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले पहले पार्टी से रिजाइन कर देते हैं या लाताल्लुकी का इजहार कर देते हैं तो वो नाअहल होने से बच जाएंगे। ये था पॉलिटिकल ऑर्डर 2002। अच्छा, इसके बाद इलेक्शन एक्ट जो 2017 आया है उसमें माइनर सी चेंजेस हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। जो यही चीज़ें सारी रिप्रोड्यूस हुई हैं इलेक्शन एक्ट 2017 में। उसमें जो आपका फॉरेन एडेड फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन एड है, फॉरेन फंडिंग है, वो सेक्शन 2012 में ही डिफाइन की गई है। 12 में ही डिफाइन की है जहाँ सोर्सेस ऑफ फंड्स की बात की गई है और कॉन्फिस्केशन की जो बात है वो सेक्शन 204 में की गई है कि अगर फॉरेन एडेड फंडिंग है तो वो कॉन्फिस्केट हो जाएगी। तो इसके लिए सेक्शन 204 में बता दिया गया है कि वो कॉन्फिस्केट हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन में फ़र्क ये है कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें सेक्शन 2012 है, उसमें जो लोकल गवर्नमेंट के हेड हैं वो भी आपके जो है वो डीसीट हो जाएंगे, वो भी डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। पॉलिटिकल ऑर्डर 2002 में ये बात नहीं है। और इसमें ये है कि जो इन्होंने कहा था जो आपकी जो झूठा जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, अगर आप पार्टी हेड सर्टिफिकेट में गलत बयानी करता है, उसको सर्टिफिकेट कह लें, ऑथ कह लें, अंडरटेकिंग कह लें, तो उसमें डिफाइन किया गया है वो करप्ट प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन में 2017 के एक्ट में। करप्ट प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन में वहाँ लिखा गया फॉल्स स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन दी है वो भी करप्ट प्रैक्टिसेस में आएगा और इसकी सज़ा जो है वो 174 में बयान की गई है कि 4 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना। बहरहाल ये तो जो सिचुएशन थी ये मैंने बताई, ये 2017 की और पॉलिटिकल ऑर्डर 2002 दोनों का कंपैरिजन किया है, कोई ख़ास इसमें फ़र्क नहीं है। चूँकि ये जो फंडिंग थी पीटीआई की ये 2008 से 2013 से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए ये पॉलिटिकल ऑर्डर 2002 के तहत इसमें सारी जो है वो कार्रवाई होगी। अच्छा, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का 70 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला है उसमें एक तो ये बात कही गई है कि ये हमारे पास 2014 में आया, हमने 2015 जनवरी 2015 में इसको टेकअप किया और मीन वाइल जो है सुप्रीम कोर्ट में एक मशहूर केस था जो हनीफ अब्बासी साहब ने फाइल किया था वर्सेस इमरान खान, जो 2016 में फाइल हुआ। उसका फैसला 2018 के अंदर आया, दिसंबर 2018 में, जिसमें इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया गया। इस फैसले का बार बार जिक्र आया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि उस वक़्त तक किसी को नाअहल नहीं किया जा सकता जब तक कोई इदारा कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मुहैया करता। एक बजाज अथॉरिटी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं देती उस वक्त तक डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्शन दी गई थी कि वो तहकीकात करे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस फैसले में जो उन्होंने किया है 3 रुकनी बेंच का जो फैसला है उसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट के उस आर्डर के वो जो मखसूस पैराग्राफ हैं उसको इस आर्डर में रिप्रोड्यूस किया है और इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 की जो रेलेवेंट क्लासेस हैं उसको इसके अंदर रिप्रोड्यूस किया है। अच्छा, इसमें एक तो जो सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने बताया कि हमने 2018 के अंदर इसकी स्क्रूटनी कमेटी बनाई, उसने काम किया, मुतअद्दिद हेयरिंग की, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए और इस कमेटी ने अपने TOR बनाए। बेसिकली इस कमेटी ने इस फैसले की रोशनी से पता चलता है तकरीबन कोई 12 जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज किए, क्वेश्चन ऑफ लॉ स्टैंड किए और उसकी रोशनी में उन्होंने अपनी जो है वो तहकीकात की, अपनी इन्वेस्टिगेशंस की।
अच्छा, इसमें यह है कि 13 पीटीआई के अकाउंट्स मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वो डिस्क्लोज हुए, जो पीटीआई ने ऑन नहीं किए। 8 अकाउंट्स जो इलेक्शन कमीशन में एनुअल अकाउंट सबमिट हुए उसमें डिक्लेयर थे और 13 अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं थे, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से पूछा ये आपने क्यों नहीं डिक्लेयर किए, तो उन्होंने इससे लातल्की का इजहार किया, जिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि हमने 11 अकाउंट्स ऐसे थे जो पीटीआई से रिलेट करते थे। हमने बैंकों से पूछा, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो थे वो पार्टी के लेटर हेड पे खोले गए थे, मतलब पार्टी के लेटर हेड के साथ जो रिक्वेस्ट लेटर होता है पार्टी का वो लगता है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ। अब बाकायदा रेजोल्यूशन जो थी पीटीआई की तरफ से उसमें जमा कराई गई थी और ये डेफिनेट पीटीआई के अकाउंट थे और बैंकों ने वो इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी, स्टेट बैंक के थ्रू उन्होंने जो है वो डाटा उसका लिया। अच्छा, मज़ेदार कहानी ये है कि ये जो अकाउंट्स हैं कैसे ऑपरेट हो रहे थे। लाहौर में महमूद रशीद साहब एक अकाउंट ऑपरेट कर रहे थे जिसमें मिलियंस की ट्रांजैक्शन है। एक कोई मियाँ उमर फरूक साहब थे लाहौर के अंदर, वही पार्टी के हेड थे, किसी अहम ओहदे पे थे सॉरी, वो हेड कर रहे थे, उसमें भी मिलियंस की अकाउंट है ट्रांजैक्शन थी। क्वेटा में कासम सूरी साहब जो कि ज़ाहिर है उनका बनता है कि बदमाश बनना, वो मावराए कानून भी काम करें और जो है कुत्ते भी लड़ाएं और बदमाशी भी करें असम्बली के अंदर, तो कुत्ते लड़ाए वो क्वेटा में मशहूर है कि ये कुत्ते लड़ाते रहते हैं वहाँ पे। तो वो उन्होंने अकाउंट ऑपरेट किया क्वेटा में, जो अकाउंट था पीटीआई का, कासम सूरी साहब, उसमें भी मिलियंस की ट्रांजैक्शन थी। और कराची में इमरान इस्माइल साहब का नाम आ रहा है। असद कैसर साहब 2 अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे थे पेशावर के अंदर, जिनको असद कैसर साहब पार्टी की अथॉरिटी से चला रहे थे। तो ये जो है 13 अकाउंट्स तो ये हैं जो पाकिस्तान के अंदर चल रहे थे। अच्छा, अब कहानी क्या, जो सबसे मज़ेदार कहानी अच्छा, ये फैसला इतनी तफसील के साथ है, इतनी डिटेल के साथ है, अगर पीटीआई के हमारे दोस्त इसको पढ़ें, तनकीद करने से बजाय, इसको डिफेंड करने के बजाय, इसमें हर चीज़ एलेबोरेट की गई है। मिसाल के तौर पे पैसे किसने दिए, वो किस मुल्क का रहने वाला था, किस तारीख को दिए, किस बैंक से दिए और किस बैंक में दिए, मतलब इस हद तक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मौजूद है इसके अंदर। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पीटीआई चूँकि उस ज़माने में अरूज की तरफ गामजन थी, तो यहाँ बहुत सारे लोग आ गए जिन्होंने अपनी ज़ाती जेबें भरी। खान साहब को हो सकता है इनका पता हो या ना हो, बहरहाल मैं खान साहब की नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन ये लोग आसपास थे पीटीआई के, वो अमीर हो गए। जो पीटीआई से एसोसिएटेड थे, जो जितना एक्टिव था वो अमीर हो गया। फॉरेन नेशनल्स के पैसे, ओवरसीज पाकिस्तानीज के पैसे, जो भी प्रोहिबिटेड और नॉन प्रोहिबिटेड फंडिंग, फॉरेन रेजिडेंट, लोकल रेजिडेंट, डुअल रेजिडेंट के जो पैसे थे वो यहाँ पर पीटीआई के कर्ता धर्ताओं, जो चमचे कड़छे हैं, उन्होंने खूब ऐशें की और इलेक्शन भी लड़े और मौजें की, बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर और गाड़ियों में चढ़ गए। ये हुआ है, मेरे ख्याल में ये हुआ है। और यकीनन अकबर एस बाबर क्योंकि बानी रुकन थे, उन्होंने देखा कि जब नए नए लोग आ गए हैं, नए नए चेहरे आ गए हैं, एम्बेजलमेंट हो रही है, तो उन्होंने इनिशिएट किया। ये किसी पीएमएलएन या किसी को क्रेडिट नहीं जाता है, सिर्फ क्रेडिट जाता है तो अकबर एस बाबर को, जो थके नहीं, झुके नहीं, बिके नहीं, मुसलसल अपनी जदोजहद जो है वो करते रहे। अच्छा, इसमें हम अगर आगे चल के देखें, जो फाइनेंशियल टाइम्स का जो हवाला है वो तो अब आया है, तो उसमें जो वोटर क्रिकेट क्लब, उन्होंने कहा जी 21,51,000 जो है आपके डॉलर्स, कंपनी दुबई में रजिस्टर्ड हुई, क्योंकि वहाँ पर चैरिटेबल पर्पज़ के लिए इंडिविजुअल डोनेशन कलेक्ट नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि वहाँ एक कंपनी बनाई गई वोटर क्रिकेट क्लब लिमिटेड के नाम से, उसमें पैसे लिए गए, उसमें दुबई के जो कोई रॉयल फैमिली के लोग हैं उनके भी पैसे भी थे, वो वहाँ पर पैसे ला करके यहाँ ट्रांसफ़र किए गए। तो ये भी प्रोहिबिटेड फंडिंग में आता है कि उसमें लिखा हुआ है कि किसी फॉरेन कंपनी या इंडिविजुअल से आप पैसे नहीं लेंगे, ट्रेड एसोसिएशन से पैसे नहीं लेंगे। फिर एक जी कंपनी बनाई गई दुबई में, ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विसेज। इस पर इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये कंपनी कोई 2008-9 में बनाई गई, 2016 में ये बंद हो गई दुबई में, क्योंकि वहाँ इसने जो एनुअल रिटर्न्स थी अपनी
कंप्लायंस डाटा, जिस तरह हमारे SCCP को जाती हैं, जो बहरहाल वहाँ होगा वो नहीं जमा कराई, ये तो डिज़ोल्व होगी। इसमें $49,000 इन्होंने लिए और जो है ट्रांसफ़र किए PTI में। गज़ब खुदा का, देखिए PTI के नाम से कंपनियां बनाते रहे। मतलब जैसे एक कंपनी PTI LLC 6160 ये बनी आपकी जो है USA में, और इसी तरह एक LLC लिमिटेड लेबिलिटी कंपनी PTI लिमिटेड लेबिलिटी कंपनी 5975, ये दो कंपनियां जो बनी। अच्छा, इसमें जो 6160 LLC थी उसमें $5,49,000 इन्होंने लिए, ठीक है, और पाकिस्तान में लाए PTI के अकाउंट में। इसी तरह जो 5975 थी उसमें $19,76,500 जो डॉलर हैं वो लिए। इसी तरह E-Planet ट्रस्टीज कंपनी थी, उसमें $1,00,000 लिए। SS मार्केटिंग उसमें $1,700 लिए, और PTI कनाडा कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी में $2,79,000 लिए। और एक जो है वो रोमिता शेटली, ये इंडियन रेजिडेंट है सिंगापुर में, इसका हस्बैंड पाकिस्तानी है। ये असल में पेमेंट थी कोई $27,500 जॉइंट अकाउंट से आई थी रोमिता शेटली और उसके हस्बैंड से, क्योंकि हस्बैंड जो पाकिस्तानी वो है इंडिविजुअल, तो जो जॉइंट अकाउंट से आई थी इसलिए ये 27,500 को इलेक्शन कमीशन ने 50-50 कर दिया है। ये अज्यूम किया है कि 50% उसकी बीवी ने दिए हैं और 50% जो है उसके हस्बैंड ने दिए हैं। ये इसमें $13,750 ये एक अजम्पशन है कि उस इंडियन नेशनल ने दिए हैं। और इसी तरीके से जो पाकिस्तान में जो ये टोटल जो डॉलर्स में जो उन्होंने बताई है, जो 8 सोर्सेज हैं जिसमें 7 कंपनियां, एक इंडियन नेशनल, ये 8 सोर्सेज से जो फंड आए हैं ये $5,122,278 हैं, जो आज के डॉलर रेट में तकरीबन 1.25 अरब रुपया, ये 1.25 अरब रुपया बनता है आज के डॉलर रेट के मुताबिक। तो उस वक्त के डॉलर रेट के मुताबिक आप समझ लें कि कोई 50 करोड़ बनता होगा, $5,122,278। और पाकिस्तान में जो 13 अकाउंट्स जो छुपाए गए हैं उसमें टोटल 220 मिलियन यानी कि 22 करोड़ रुपया जो है वो छुपाया गया, वो अकाउंट जो मुख्तलिफ लोग ऑपरेट कर रहे थे PTI के। तो ये सूरत हाल है, एक अच्छा खासा बहुत बड़ा स्कैम है, वेरीफाइड चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के लिए इंतहाई मुश्किल होगा इसको रिजेक्ट करना, अगर कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान है, अगर वो 3 जज वही बैठे तो कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। इमरान खान साहब जो सबको करप्ट चोर कह रहे थे, अब उसके खिलाफ सियासत होगी। एक एविडेंस चीज़ आ गया है और इसमें बहुत ही कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट है जिसमें भेजने वालों के नाम भी हैं। 351 है फॉरेन कंपनीज जिन्होंने फंड किया, 351 फॉरेन कंपनी है, और 30 से ज़ायद फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने जो मुख्तलिफ कंट्रीज से उनका तल्लक है। इसमें हर ममालिक, मैं अब इसराइल और इंडिया का नाम नहीं लूँगा क्योंकि पाकिस्तान में ये फैशन बन गया कि आप इसराइल और इंडिया का नाम ले लें, तो ये शामिल हैं। बहुत बड़े ब्लंडर्स हुए हैं PTI के साथ, PTI के लोगों ने PTI को मरवाया है। अब देखना यह है कि होता क्या है आगे, खान साहब को किस तरह से बचाया जाता है और क्या मुकमका होता है। मुकमका होना नहीं चाहिए पाकिस्तान के अंदर, और पार्टी तो खान साहब नई बना लेंगे अगर पार्टी बैन हो गई, मनी कन्फिस्केट हो गई तो मनी भी प्रॉब्लम नहीं है, पार्टी भी नहीं बना लेंगे। अगर प्रॉब्लम खान साहब के लिए ज़ाती प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। एक तो ज़ाती प्रॉब्लम यह है कि खान साहब की सियासत में ये इसको पिंच करता रहेगा हमेशा, और अपोजिशन इस पर हमेशा जो है सियासत करती रहेगी। दूसरा, खान साहब जब पार्टी के अकाउंट जाते हैं उसके साथ पार्टी हेड का लेटर जाता है, उसे आप ओथ कह लें, अंडरटेकिंग कह लें, सर्टिफिकेशन कह लें, जो भी है वो उसके साथ लगता है, तो उसके तहत खान साहब के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। 62 जो जिसमें नवाज शरीफ वगैरह नायल हुए थे, जंगीर तरीन नायल हुए थे, तो डिस्क्वालिफिकेशन खान साहब की इसमें बन जाएगी कि झूठा उन्होंने सर्टिफिकेट साइन किए। तो ये एक बहुत बड़ा इसका वो कॉन्सिक्वेंसेस है। आज मैं सुन रहा था कुछ लोग कह रहे थे नहीं ये कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, ये है वो है।
ऑडिटर का कसूर है, ये है। देखिए ऑडिटर्स अपने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, चाहे फर्गूसन है, जो भी है, वो अपने पूरी जो उसके जो पैरामीटर्स हैं, वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसके मुताबिक ऑडिट करते हैं। जो फ्रॉड और एरर को रोकने के लिए जो इंटरनल कंट्रोल है वो मैनेजमेंट ने डेवलप करनी है। ये ऑडिट रिपोर्ट में, हर रिपोर्ट में लिखा होता है। और ऑडिटर की जो नेग्लिजेंस है, जो अवेलेबल रिकॉर्ड के ऊपर अगर पकड़ी जाए तो उसकी भी माफ़ी नहीं है। बहरहाल ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। ये नहीं कि ऑडिटर ने साइन कर दिए तो वो जो मतलब कुरान और हदीस हो गया। मतलब ऑडिटर के साइन किए हुए आप SCCP जो है उधेड़ के रख देती है, FBR उधेड़ के रख सकती है। ऑडिटर का अगर सर्टिफिकेट है तो FBI फिर ऑडिट क्यों करता है? ठीक है ना, वो अपनी तसल्ली करते हैं। तो FBR उधेड़ता है, NAB उधेड़ती है, FIA उधेड़ती है। तो ये कोई नहीं है कि ऑडिट हुआ है बहुत बड़ी KPMG और फलां कंपनी से। ये सब एक फजूल बात है। तो नाज़रीन, ये कुछ अहम बातें थी। ज़ाहिर 70 सफ़ात का फैसला है, सारी चीज़ों को अहयाता करना तो मुमकिन नहीं है। मैंने आपके सामने लीगल प्रोविजन रखी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस रखे, और आने वाला जो मुस्तकबिल है उसके बारे में मेरा ख्याल ये है कि कोशिश ज़रूर की जाएगी कि खान साहब को कोई रिलीफ दिया जाए। ये उनकी तरफ से होगा, हुकूमत की तरफ से नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।